किर्लोस्कर ग्रुप 135 साल पहले शुरू हुआ ये ग्रुप महाराष्ट्र में पैदा हुए एक इंसान की संघर्ष की ऐसी कहानी है जिसे हर कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ा। आर्ट्स में दिलचस्पी थी लेकिन स्टडी के लिए कॉलेज गए तो पता चला कि वो पार्सली कलर ब्लाइंड है और जब 45 रुपीज पर मंथ की नौकरी लगी तो प्रमोशन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो एक इंडियन थे। और फिर जब साइकिल रिपेयरिंग की शॉप खोले तो अंग्रेजों ने उसे उखाड़ फेंका, लेकिन उसी इंसान ने इंडिया के सबसे पुराने इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक किर्लोस्कर वाड़ी को एस्टेब्लिश किया जिसकी रखवाली फ्रीडम फाइटर और डकैत करते थे। आज वो रोड जहां उनके साइकिल रिपेयरिंग की शॉप हुआ करती थी वो किर्लोस्कर रोड के नाम से जानी जाती है। इंडिया के फर्स्ट आयरन फ्लो यानी लोहे का हल, फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, फर्स्ट डीजल इंजन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और फर्स्ट लेथ मशीन सब कुछ किर्लोस्कर ग्रुप ने दिया है। आज एग्रीकल्चर से लेकर हमारे घरों या इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले वाटर पंप और किर्लोस्कर के डीजल और पेट्रोल इंजन ने हमारे लाइफ को काफ़ी आसान बनाया है। इसके अलावा इंडिया में इनोवा और फॉर्च्यूनर का सक्सेस इस ग्रुप के बिना संभव नहीं था क्योंकि टोयोटा को इंडिया में लाने का पूरा क्रेडिट किर्लोस्कर ग्रुप को ही जाता है। और जानते हैं दोस्तों, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरपर्सन मानसी किर्लोस्कर का आज रतन टाटा सर के फैमिली से एक गहरा रिश्ता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में किर्लोस्कर ग्रुप का शुरू से लेकर अब तक के इंटरेस्टिंग जर्नी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 20 जून 1869 को जब महाराष्ट्र के एक वेदांत पंडित के घर लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म होता है। सबको ये उम्मीद थी कि ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर एक विद्वान पंडित बनेंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट वेदों में नहीं बल्कि पेंटिंग और मशीन्स में था। हालांकि उनके पिता ने हमेशा इसके विरोध में रहा, लेकिन उनके बड़े भाई रामू अन्ना ने उनका हमेशा सपोर्ट किया और इस किर्लोस्कर कहानी के वो दूसरे मुख्य किरदार है। लक्ष्मण राव जब थोड़े बड़े हुए तो उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रामू अन्ना ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उनका एडमिशन करा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चला कि वो पार्सली कलर ब्लाइंड है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो निराश नहीं हुए और पेंटिंग को छोड़कर उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई करने लगे और उनकी ये पढ़ाई आगे काम भी आई जब विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी VGTI जैसे बड़े कॉलेज में उन्हें असिस्टेंट टीचर की जॉब करने का मौका मिला और सैलरी थी 45 रुपीज पर मंथ। उन्होंने मेहनत तो खूब किया, लेकिन जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अंग्रेजों के राज में उनका प्रमोशन होना पॉसिबल नहीं है तब वो जॉब छोड़कर कुछ बिजनेस करने का फैसला किया और शुरुआत मुंबई से हुई। जब लक्ष्मण राव वहाँ से साइकिल परचेज करके अपने होम टाउन बेलगांव भेजा करते थे और उनका भाई रामू अन्ना कुछ प्रॉफिट पर उसे सेल कर दिया करते थे। फिर साल आया 1888 जब लक्ष्मण राव मुंबई छोड़कर बेलगाम आ गए और वहीं रोड के किनारे साइकिल के सेल्स एंड रिपेयरिंग की शॉप खोल दिए। दरअसल उनका मेन फोकस था फार्मर्स की हेल्प करना, इसलिए वो अमेरिकन मैगजीन और वहाँ फार्मिंग में होने वाले इन्वेंशंस पर नजर रखते थे। एक दिन अचानक उनकी नज़र चारा काटने के मशीन पर पड़ी जो उन्हें बहुत ही काम की चीज लगी और यहीं से उनके दिमाग में एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया और वो आइडिया था फार्मर्स के हेल्प के लिए मशीन्स और टूल्स का प्रोडक्शन करना। और इस तरह किर्लोस्कर ब्रदर्स के विशाल एम्पायर की शुरुआत हुई जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट था चाप कटर। इस चारा काटने के मशीन को लोगों ने खूब पसंद किया जिसने लक्ष्मण राव और रामू अन्ना के हौसले को और बढ़ा दिया। फिर इसके बाद साल 1903 में किर्लोस्कर ने इंडिया के फर्स्ट आयरन प्लो यानी लोहे के हल को मार्केट में उतार दिया। लेकिन शायद लक्ष्मण राव की किस्मत में रुकावट के बिना कोई काम लिखा ही नहीं था, क्योंकि लोगों ने यह कहकर लोहे का हल का विरोध करना शुरू कर दिया कि यह लोहे का हल हमारे उपजाऊ खेतों के लिए जहर है। लक्ष्मण राव को अपना फर्स्ट आयरन प्लो को सेल करने में 2 साल का समय लग गया, लेकिन उसके बाद लाइट वेट और ड्यूरेबल होने के कारण लोगों ने लकड़ी के हल की जगह लोहे का हल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही किर्लोस्कर ब्रदर का साइकिल शॉप एक प्रोडक्शन हब में तब्दील होने लगा। लोकमान्य तिलक ने खुद इस फैक्ट्री को विजिट किया और स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्मण राव की तारीफ भी किए। लेकिन ब्रिटिश हम इंडियंस के ग्रोथ को कैसे देख सकते थे? उन्हें तो अपना माल महंगे दामों पर हमें बेचना था। इसीलिए बेलगाम के नगर पालिका ने उन्हें दुकान वाली जगह खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया। उस मुश्किल दौर में औंध के राजा ने उनकी खूब मदद की। महाराष्ट्र के सांगली में कुंडल रेलवे स्टेशन के पास 32 एकड़ की बंजर जमीन उन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिए और साथ ही कुछ पैसे से उनकी मदद भी किए। साल था 1910। लक्ष्मण राव के नज़र के सामने थी सुनसान खाली जमीन, लेकिन उन्होंने ठान लिया
कि इस बंजर जमीन को एक वर्ल्ड क्लास के इंडस्ट्रियल हब में तब्दील कर देंगे। वे अमेरिका के इंडस्ट्रियल टाउनशिप के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे और उसी तर्ज पर उन्होंने जमशेदपुर के बाद इंडिया की दूसरी सबसे पुरानी टाउनशिप की नींव रखी, जिसे किर्लोस्कर वाड़ी नाम दिया गया। जेब में लगभग 15,000 रुपये और 25 से 30 वर्कर्स के साथ उन्होंने प्रोडक्शन का काम करना फिर से शुरू कर दिया और धीरे धीरे शुगर केन क्रशर, हैंडपम्प, टेक्सटाइल मशीन्स और हॉस्पिटल के फर्नीचर भी वो बनाने लगे। लेकिन एक बार फिर उनके ऊपर मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और आयरन ओर की कमी से उनका प्रोडक्शन रुकने के कगार पर था। लेकिन उस वक्त सोलापुर के राजा ने उनकी मदद की और अपने पुराने रस्टे टैंक और वेपन्स उनको दे दिए ताकि लोहे का हल्का प्रोडक्शन ना रुके। लक्ष्मण राव भले ही एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन वो छुआछूत के बिल्कुल ही खिलाफ थे। वो गरीब और पिछड़े लोगों को काम पर रखते थे और सजा काट चुके कैदियों और डकैतों को भी किर्लोस्कर वाड़ी में नाइट वॉचमैन की नौकरी दी जाती थी, ताकि फिर से वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। धीरे धीरे किर्लोस्कर वाड़ी एक डेवलप टाउनशिप में तब्दील होने लगा, जिसके अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन और यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस को भी एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें किर्लोस्कर खबर, स्त्री और मनोहर जैसे मैगजीन पब्लिश होने लगा। फिर साल आया 1920, जब लक्ष्मण राव ने किर्लोस्कर ब्रदर को ऑफिशियली रजिस्टर करा के अगले ही साल इंडिया के अंदर पहली सेंट्रीफ्यूगल पंप को लॉन्च कर दिया। लक्ष्मण राव के 4 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे शांतनु राव को उन्होंने अमेरिका के MIT में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। और फिर साल 1927 में जब शांतनु राव मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस आए, तो उन्होंने कंपनी के कमान को अपने हाथों में लेकर इनोवेशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तमाम पुरानी मशीनों को रीडिजाइन करके उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने पर फोकस किया। हालांकि उसी साल इंडिया के पहले डीजल इंजन बनाने में वो सफल भी रहे, लेकिन इनका प्रोडक्शन कर पाना उनकी कैपेसिटी से बाहर था। साल 1940 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर और अगले ही साल 1941 में फर्स्ट लेथ मशीन को भी लॉन्च कर दिया गया। जहां एक तरफ किर्लोस्कर ब्रदर का बिजनेस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लोग सड़कों पर उतर गए थे। लक्ष्मण राव भी स्वदेशी के समर्थक थे, इसीलिए पूरा किर्लोस्कर वाड़ी महात्मा गांधी के साथ आज़ादी की इस लड़ाई में उतर गया। शांतनु राव को यह एहसास हो गया था कि देश जल्द ही आज़ाद होने वाला है और मशीन की डिमांड में काफ़ी तेजी आने वाली है। यही सोचकर वो साल 1946 में कर्नाटक के हरिहर में मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड, बेंगलोर में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी और पुणे में किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड की शुरुआत कर दी। और फिर जब साल 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो लक्ष्मण राव हरिहर चले गए और वहां फार्मिंग में अपना समय बिताने लगे। आखिर उनकी उम्र भी 80 साल के आसपास हो चुकी थी, लेकिन कुछ बड़ा करने की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। एक बार शांतनु राव ने उन्हें पुणे आने को कहा, तो लक्ष्मण राव बोले कि जब तक पहला ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलता, मैं पुणे नहीं आऊँगा। शांतनु राव और उनकी पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया और दिसंबर 1948 में फर्स्ट स्वदेशी ऑयल इंजन फैक्ट्री से बाहर आया। उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए जब बेंगलोर से पुणे अपनी फ्लाइट से रवाना हुए, तो आसमान साफ था और रास्ते में किर्लोस्कर वाड़ी दिखा। रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ये सब देखकर उन्हें अपनी जिंदगी का पूरा सफर याद आ गया। और साल 1956 में 87 ईयर्स की एज में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर की डेथ हो गई। उसके बाद शांतनु राव ने किर्लोस्कर के बिजनेस एक्सपेंशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया और कुआलालंपुर में एक फैक्ट्री सेटअप करने के बाद मलेशिया और यूरोप किर्लोस्कर का मेजर मार्केट बन गया। किर्लोस्कर के पंप और डीजल इंजन की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने लगी। फिर साल 1983 में शांतनु राव के ग्रैंडसन संजय किर्लोस्कर को कंपनी की बागडोर सौंप दी गई, जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मार्केट अब कॉम्पिटिटिव हो रहा था। और 1991 के बाद तो कई विदेशी कंपनी इंडिया में आने लगी। हालांकि 1950 से 1991 तक की बात की जाए तो कंपनी के एसेट में 32,000% का इजाफा हुआ था। डीजल इंजन, पंप्स, वॉल्व्स मशीन एंड टूल्स के अलावा संजय किर्लोस्कर बिजनेस को इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC में भी डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग फील्ड के कंपनीज का एक्विजिशन करना शुरू किया। शुरुआत साल 2002 में UK के सबसे बड़ी पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी SPP पंप्स के एक्विजिशन से हुई और फिर साल 2006 में इंडिया के एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी आबान कंस्ट्रक्शन का एक्विजिशन करने के बाद उन्हें गुजरात गवर्नमेंट की नर्मदा प्रोजेक्ट जैसा बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ।
फिर साल 2007 में कोल्हापुर स्टील लिमिटेड, 2010 में साउथ अफ्रीका के ब्रेबार पंप लिमिटेड, 2014 में अमेरिका के सिंक्रो फ्लो, 2015 में नीदरलैंड के रेड अल्टा पंप्स को एक्वायर करके किर्लोस्कर ने सबको हैरान कर दिया। उसके बाद इतना तेजी से बिजनेस आगे बढ़ा कि वो दुनिया के सबसे बड़े पंप प्रोड्यूसर में से एक बन गए। देखा जाए तो शांतनु राव के दोनों बेटों में से चंद्रकांत किर्लोस्कर के नेक्स्ट जनरेशन ने ही किर्लोस्कर ग्रुप के कोर बिजनेसेस को आगे बढ़ाया है, जिसमें फ्लैगशिप कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर की कमान संजय किर्लोस्कर के हाथ में है, जबकि किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड और किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्री की बागडोर अतुल किर्लोस्कर के हाथ में है। और छोटे भाई राहुल किर्लोस्कर न्यूमेटिक के कामकाज को देखते हैं और ये आज चारों कंपनी पब्लिक लिस्टेड है। लेकिन शांतनु राव के दूसरे बेटे श्रीकांत राव के परिवार ने अपने फैमिली बिजनेस को फॉलो करने के बजाय कुछ नया करने का फैसला किया। उनके बेटे विक्रम किर्लोस्कर जब अमेरिका के MIT से इंजीनियरिंग करके इंडिया वापस आए तो उन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा पोटेंशियल दिखा और उनके ही एफर्ट से जापान के टोयोटा किर्लोस्कर के साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया में इंटर हुई और 1997 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और साल 2004 में टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स की शुरुआत की गई। टोयोटा के पास टेक्नोलॉजी थी और विक्रम किर्लोस्कर के पास इंडियन कस्टमर की अच्छी समझ और अच्छी मार्केटिंग स्किल्स। टोयोटा ने किर्लोस्कर की फीडबैक और सजेशन के हिसाब से इंडिया में गाड़ियों को लॉन्च करना शुरू कर दिया और आज टोयोटा का इंडिया में सक्सेस का एक बड़ी वजह किर्लोस्कर का साथ माना जाता है। तभी तो जहां तक ज़्यादा ऑटोमोबाइल का जेवीज क्रैक हो गया, वहीं टोयोटा और किर्लोस्कर का साथ अभी भी बेकरार है। विक्रम किर्लोस्कर अभी टोयोटा को इंडिया में काफ़ी आगे ले जाने के प्लानिंग में थे, लेकिन साल 2022 में अचानक उनकी डेथ से कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन उनकी बेटी मानसी किर्लोस्कर ने कंपनी की बागडोर को अपने हाथों में लेकर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मानसी किर्लोस्कर का साल 2019 में नोएल टाटा के बेटे से शादी हुई और जैसा कि आपको पता ही होगा कि नोएल टाटा रतन टाटा सर के सौतेले भाई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।